तो आज की हमारी चर्चा हमें बिहार के गया जिले के एक छोटे से गुमनाम से गांव बेलघाट ले जाती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो एक पोखर के इर्द गिर्द बुनी गई है। दिन में तो ये पोखर मतलब गांव की जिंदगी का एक केंद्र होता है। हाँ, बच्चे खेलते हैं, औरतें पानी भरती हैं। बिल्कुल, जानवर अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यही पोखर एक अनकहे खौफ का केंद्र बन जाता है। और ये बात बहुत जरूरी है कि कहानी एक पोखर से जुड़ी है। देखिए, गांव में तालाब या पोखर सिर्फ पानी का स्रोत नहीं होता, वो एक सामाजिक जगह होती है। हाँ, एक मिलन बिंदु। हाँ, एक मिलन बिंदु। जब ऐसी कोई जगह जो जीवन देने वाली मानी जाती है वो डर और मौत का प्रतीक बन जाए तो उसका असर बहुत गहरा होता है। मतलब उस समुदाय के मनोविज्ञान पर एक गहरी चोट की तरह। बिल्कुल। और स्रोत के मुताबिक ये डर कोई वहम नहीं है। गांव वालों का मानना है कि हर अमावस की रात उस पोखर से एक औरत के सिसकने की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने तो उसे देखने का दावा भी किया है। लाल साड़ी में, बाल बिखरे हुए, पानी पर चलती हुई। और सबसे अजीब और डरावनी बात, उसके पांव उल्टे हैं। हाँ, उसके पांव उल्टे हैं। यही बात इस कहानी को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। और यहीं पर कहानी एक साधारण भूत की कहानी से आगे निकलकर लोक कथा के दायरे में चली जाती है। उल्टे पांव का जिक्र बहुत दिलचस्प है ना? हाँ, यह सिर्फ एक डरावनी कल्पना नहीं है। भारतीय लोक कथाओं में खासकर चुड़ैल या पिशाच जैसी शक्तियों के लिए उल्टे पांव प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाने का सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। अच्छा, ये एक तरह का सांस्कृतिक कोड है जिसे सुनते ही उस इलाके का इंसान समझ जाता है कि यह शक्ति इंसानी दुनिया की नहीं, किसी और लोक की है। तो चलिए इसी रहस्य में और गहरे उतरते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक दुखद घटना एक पूरे गांव की सामूहिक चेतना में एक जिंदा जागता डर बनकर बस गई। कहानी की पहली कड़ी जुड़ती है सुरेश नाम के एक 20 साल के लड़के से। स्रोत बताता है कि वो एक सीधा साधा नौजवान था जो इन कहानियों पर मतलब ज्यादा यकीन नहीं करता था। एक शाम वो खेत से लौट रहा था और उसे घर पहुंचने के लिए उसी पोखर के पास से गुजरना था। और यहाँ माहौल का बदलना बहुत अहमियत रखता है। स्रोत में लिखा है कि अचानक हवा ठंडी हो गई, झींगुरों की आवाज बंद हो गई, एक अजीब सी खामोशी छा गई। हाँ, ये प्रकृति का एक संकेत है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। कहानी सुनाने वाला माहौल बनाकर सुनने वाले को तैयार कर रहा है। सुरेश को भी कुछ अजीब लगा। उसे पानी के किनारे कुछ चमकता हुआ सा दिखा। उसे लगा शायद किसी का कोई बर्तन या गहना गिर गया होगा। उसने अपनी टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी में जो दिखा उसने उसके होश उड़ा दिए। एक औरत लाल साड़ी पहने पानी में गर्दन तक डूबी हुई थी और उसका चेहरा सुरेश की तरफ नहीं था। देखिए, कहानी तुरंत हमला नहीं करती, वो पहले रहस्य पैदा करती है। एक औरत पानी में क्यों है, उसका चेहरा क्यों नहीं दिख रहा, ये सवाल सुरेश के साथ साथ हमारे दिमाग में भी उठते हैं। बस एक धीमी सी दर्द भरी कराह सुनाई दी जिसमें टूटे फूटे शब्द थे, मुझे बचा लो। मदद की ये पुकार, ये कहानी का रुख बदल देती है। ये एक शानदार मनोवैज्ञानिक जाल है। ये सुरेश को, जो अब तक सिर्फ एक दर्शक था, एक नैतिक दुविधा में डाल देती है। हाँ, कि वो क्या करे। बिल्कुल, क्या वो अपनी जान जोखिम में डालकर मदद करे या डरकर भाग जाए? कहानी उसे एक किरदार बना देती है, सिर्फ एक गवाह नहीं। और सुरेश ने हिम्मत दिखाई। वो जैसे ही आगे बढ़ा वो औरत धीरे धीरे पानी से ऊपर उठने लगी और उसकी तरफ पलटी, लेकिन वो चल नहीं रही थी। तो फिर वो पानी की सतह पर तैरती हुई, फिसलती हुई आगे बढ़ रही थी। और जब टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो सुरेश की चीख निकल गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं। और यहीं पर कहानी प्राकृतिक नियमों को पूरी तरह से तोड़ देती है। पानी पर चलना, बिना पुतलियों वाली आंखें, ये अलौकिक होने के ऐसे संकेत हैं जहां शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती। डर अब सिर्फ एहसास नहीं, एक हकीकत बनकर सामने खड़ा है। इससे पहले कि सुरेश भाग पाता, उस औरत ने एक दिल दहला देने वाली आवाज में चीख कर पूछा, क्यों नहीं बचाया मुझे? क्यों नहीं बचाया मुझे? हाँ, और ये सवाल पूछते ही वो हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। सुरेश वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। ये सवाल ही इस पूरी कहानी की आत्मा है। बिल्कुल, और ध्यान दीजिए, ये सवाल भविष्य के लिए नहीं है, ये अतीत के लिए है। बचा लो नहीं, बचाया क्यों नहीं? सही कहा। ये मदद की गुहार नहीं, ये एक इल्जाम है। ये सवाल सिर्फ सुरेश से नहीं पूछा गया है, ये एक तरह से पूरे समाज पर, पूरी इंसानियत पर एक तोहमत है। अगले दिन सुबह
जब कुछ गांव वाले उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने सुरेश को पोखर के किनारे बेहोश पाया। उसे घर लाया गया। जब उसे होश आया तो वो बस एक ही बात बड़बड़ा रहा था। क्या? वो पानी से निकली थी। हाँ। लाल साड़ी में। हाँ। उसने पूछा। उसकी हालत देखकर सब समझ गए कि उसका सामना किससे हुआ है। और यहीं पर गांव के बुजुर्ग, जो कि किसी भी समुदाय की मौखिक परंपरा के संरक्षक होते हैं, वो कहानी के अतीत का पर्दा उठाते हैं। हाँ। अब तक जो एक अनजानी डरावनी शक्ति थी, उसे एक नाम और एक पहचान मिलने वाली है। गांव के सबसे पुराने मुखिया ने बताया कि ये मालती की आत्मा है। उन्होंने बताया कि लगभग 20 साल पहले मालती नाम की एक नई नवेली दुल्हन इस गांव में ब्याह कराई थी। लेकिन उसका पति बेहद शक्की मिजाज का था। शादी के कुछ ही महीनों बाद उसने किसी बात पर शक करके एक रात मालती को बुरी तरह पीटा और उसे खींचकर उसी पोखर में डुबोकर मार दिया। एक मिनट रुकिए, क्या स्रोत में ये बताया गया है कि जब ये सब हुआ तो गांव वालों का क्या रवैया था? क्या किसी ने मालती को बचाने की कोशिश की या आप सब चुप रहे? स्रोत इस बारे में ज्यादा विस्तार से तो नहीं बताता, लेकिन ये जरूर कहता है कि पति ने अगली सुबह कहानी बना दी कि मालती कहीं भाग गई। और सबने मान लिया? सब जानते थे कि सच क्या है, लेकिन किसी ने उसके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। तो एक तरह से पूरा गांव इस अन्याय में मूक दर्शक बना रहा। तो ये है वो क्यों नहीं बचाया मुझे का असली संदर्भ। अब मालती का गुस्सा और उसकी तलाश सिर्फ अपने पति के लिए नहीं है। हाँ। वो पूरे गांव से सवाल कर रही है, जिसने उसका सच जानते हुए भी उसे मरने दिया। उसका प्रेत बनना सिर्फ एक बदला नहीं है, ये गांव की चुप्पी और कायरता का एक जिंदा स्मारक है। यही वजह है कि जैसा कि बुजुर्ग बताते हैं, उस घटना के बाद से जो कोई भी रात में उस रास्ते से गुजरा, या तो वो रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ गया या फिर कभी वापस ही नहीं लौटा। तो ये किंवदंती गांव वालों के डर को एक तरह से सही ठहराती है। हाँ, डर अब निराधार नहीं लगता। अब यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। जैसा कि अक्सर होता है, समय के साथ एक नई पीढ़ी बड़ी हुई जो इन बातों को अंधविश्वास मानती थी। गांव के 4 नौजवानों ने इस कहानी को चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने आपस में शर्त लगाई कि वो अगली अमावस्या की रात ठीक 12 बजे उस पोखर पर जाएंगे। ये हर लोक कथा का एक जरूरी हिस्सा होता है। पुरानी पीढ़ी का विश्वास और नई पीढ़ी का तर्क। हाँ। इन दोनों के बीच की टक्कर ही ये तय करती है कि कहानी आगे जिंदा रहेगी या नहीं। ये एक तरह से परंपरा और आधुनिकता की लड़ाई है। स्रोत में इस रात का ब्यौरा बहुत ही तनावपूर्ण तरीके से दिया गया है। चारों लड़के राजू, मोहन, दीपक और विशाल हंसते मजाक करते हुए टॉर्च लेकर रात के 12 बजे पोखर पर पहुंचे। और शुरू में सब कुछ शांत था। पानी एकदम ठहरा हुआ था। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे कि देखा कुछ नहीं है। और फिर अचानक पानी में बुलबुले उठने लगे। बुलबुले यानी नीचे कुछ है, कुछ जिंदा है। ठहरा हुआ पानी जो मौत का प्रतीक था, अचानक सक्रिय हो जाता है। हाँ, और तभी एक एक करके चारों की टॉर्चें झिलमिलाकर बंद हो गईं। घुप अंधेरा छा गया। उनकी हंसी अब घबराहट में बदल चुकी थी। और उसी अंधेरे में, उसी खामोशी और अंधेरे में उन्हें पानी से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। वही शब्द, क्यों नहीं बचाया। और यहीं पर कहानी आधुनिकता को सीधे सीधे चुनौती देती है। टॉर्च, जो कि विज्ञान और तर्क का प्रतीक है, वो अलौकिक शक्ति के सामने हार मान लेती है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये अंधेरा सिर्फ रोशनी का अभाव नहीं, बल्कि इंसानी समझ की हार का प्रतीक है। कहानी कह रही है कि तुम्हारा विज्ञान यहाँ काम नहीं करेगा। अगले ही पल उन्होंने देखा कि पानी के बीच से एक लाल आकृति धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। इस बार वो चारों वहां एक पल भी नहीं रुके। भागे होंगे। वो चीखते हुए गांव की तरफ भागे। अंधेरे में भागते हुए वो एक दूसरे से बिछड़ गए। 3 लड़के हांफते कांपते गांव पहुंच गए, लेकिन चौथा राजू कभी वापस नहीं लौटा। ये एक निर्णायक पल है। यहाँ अंधविश्वास पर सवाल उठाने वालों को सजा मिलती है, जिससे उस अलौकिक शक्ति का दबदबा फिर से स्थापित हो जाता है। राजू का गायब होना बाकी गांव वालों के लिए एक चेतावनी बन जाता है। हाँ, इस विश्वास को चुनौती देना जानलेवा हो सकता है। और इस चेतावनी को और पुख्ता करने के लिए अगली सुबह गांव वालों को पोखर के किनारे राजू की एक चप्पल मिली। और उसके पास गीली मिट्टी पर पानी से बने किसी के कदमों के निशान थे, जो पोखर से निकलकर जंगल की तरफ जा रहे थे। और वो निशान उल्टे पांव के थे। हाँ, उल्टे पांव के। वो उल्टे पांव के निशान कहानीकार का मास्टर स्ट्रोक हैं। अब ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं रही, ये भौतिक सबूत है। सही है। जैसा हमने पहले बात की,
उल्टे पांव उस शक्ति की अमानवीय पहचान को स्थापित करते हैं। ये निशान उस घटना को महज एक वहम नहीं बल्कि एक ठोस सच्चाई के रूप में गांव की यादों में हमेशा के लिए अंकित कर देते हैं। राजू के गायब होने के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। अब किसी को कोई शक नहीं था। पंडितों को बुलाया गया, बड़े बड़े यज्ञ और पूजा पाठ करवाए गए। पंडितों ने बताया कि मालती की आत्मा को शांति नहीं मिली है, वो अब भी भटक रही है। तब से हर साल मालती की मौत के दिन पूरा गांव उस पोखर के किनारे दिए जलाता है। ये बहुत दिलचस्प है। ये एक सामुदायिक प्रतिक्रिया है। डर जब व्यक्तिगत स्तर से बढ़कर सामाजिक हो जाता है तो समुदाय उससे निपटने के लिए सामूहिक अनुष्ठान बनाता है। मतलब ये दिए जलाना सिर्फ एक पूजा नहीं है। नहीं, ये मालती की याद को जिंदा रखने और उसके गुस्से को शांत करने का एक वार्षिक प्रयास है। ये एक तरह से गांव का सामूहिक प्रायश्चित है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पूजा पाठ के बावजूद मालती की मौजूदगी वहाँ से कभी गई नहीं। अच्छा। आज भी गांव वाले कहते हैं कि जब रात में तेज हवा चलती है तो पोखर की तरफ से किसी औरत के गाने की एक मीठी लेकिन बेहद उदास और डरावनी धुन सुनाई देती है। यहाँ डर का रूप बदल गया है। चीख की जगह अब एक डरावनी धुन ने ले ली है। ये दिखाता है कि आत्मा अब सिर्फ गुस्से में नहीं है बल्कि वो अपनी मौजूदगी का एहसास कराती रहती है। और यहीं पर इस लोक कथा में एक बहुत ही आधुनिक टकराव देखने को मिलता है। स्रोत बताता है कि कुछ लोगों ने इस आवाज को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड करने की कोशिश की। हाँ, ये बहुत ही आकर्षक मोड़ है। लोक कथाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं, वो नई तकनीक को भी अपनी कहानी में शामिल कर लेती हैं। पर हर बार नतीजा अजीब होता है। अगर कोई ऑडियो रिकॉर्ड करता है तो प्लेबैक में गाने की धुन के साथ किसी के चीखने की आवाजें भी आती हैं। ओह। अगर कोई वीडियो बनाने की कोशिश करता है तो वीडियो में अजीब सी परछाइयां दिखती हैं या कभी-कभी लाल कपड़े का एक कोना एक पल के लिए कैमरे के सामने से गुजर जाता है। तो तकनीक हर बार उसे पकड़ने में नाकाम हो जाती है। हाँ, ये तकनीक का विफल होना उस अलौकिक शक्ति को और भी ज्यादा शक्तिशाली साबित करता है। ये कहता है कि ये शक्ति हमारी समझ और हमारे नियंत्रण से परे है। कहानी के अंत में स्रोत गांव के बुजुर्गों द्वारा कही गई एक और रहस्यमयी बात का जिक्र करता है। क्या? वे कहते हैं कि मालती का गुस्सा सिर्फ उसके पति या गांव वालों के लिए नहीं है। उसकी आत्मा किसी और को ढूंढ रही है, किसी ऐसे इंसान को जिसने उसे बचाने की कसम खाई थी। या तो पूरी कहानी को एक नया आयाम दे देता है। अब ये सिर्फ अन्याय और बदले की कहानी नहीं रही। हाँ, ये एक अधूरी कहानी, एक टूटे हुए वादे की कहानी बन जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मालती के साथ जो हुआ उसमें क्या कोई और भी शामिल था। तो बेलघाट गांव की ये कहानी आज भी वहाँ के हर घर में अंधेरा होने के बाद फुसफुसाकर सुनाई जाती है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक पोखर के बारे में नहीं बल्कि एक त्रासदी, अधूरे इंसाफ और एक समुदाय के सामूहिक डर के बारे में है। लोगों ने रात में उस पोखर के पास जाना बंद कर दिया है और एक चेतावनी हमेशा हवा में तैरती रहती है कि पीछे मुड़कर मत देखना। हाँ, अगर कभी वहाँ से गुजरो तो पीछे मुड़कर मत देखना। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो मालती की कहानी एक अनलिखा स्मारक बन गई है। इतिहास की किताबें राजाओं और जंगों को याद रखती हैं ना। हाँ, लेकिन लोक कथाएं उन अन्यायों को याद रखती हैं जो आम शक्तिहीन लोगों के साथ हुए। जो डर मालती की कहानी पैदा करती है, वही डर ये सुनिश्चित करता है कि उसके साथ हुई त्रासदी को भुलाया ना जाए। तो एक तरह से ये भूत उस गांव का ज़मीर है, एक ऐसा ज़मीर जिसे डुबो दिया गया था लेकिन वो बार बार सतह पर आ जाता है। बिल्कुल, एक बहुत ही डरावना और बहुत ही जिद्दी ज़मीर। और ये पूरी चर्चा हमें उसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है जो गांव के बुजुर्गों ने उठाया था। अगर मालती की आत्मा वाकई किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रही है जिसने उसे बचाने की कसम खाई थी, तो ये कहानी सिर्फ उसके पति और गांव की चुप्पी के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक नया अध्याय खोल देती है, एक तीसरे अनदेखे किरदार की तरफ इशारा करती है। कौन था वो इंसान? क्या वो कोई दोस्त था, कोई प्रेमी, या परिवार का ही कोई सदस्य जो आखिरी वक्त पर डर गया? हाँ, उस वादे का टूटना शायद मालती के लिए मौत से भी बड़ा धोखा था। और शायद यही वो सवाल है जो आज भी उस पोखर के ठहरे हुए पानी में दफन है, कि वो इंसान कौन था और उसके साथ क्या हुआ। Welcome to the Darkverse. Subscribe for more dark stories. The darkness awaits.